हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5th पेपर सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 पेपर का एग्जाम होता है और पूरे सेमेस्टर में पास होने के लिए आपको हर एक पेपर में पास होना अनिवार्य है। तो इसी क्रम में आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आज की क्लास में हम 5वें पेपर सामाजिक विषय के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा शब्द से हुई है। यह शब्द किस भाषा का शब्द है? जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या फिर हिंदी? आप लोग कमेंट किया करें। मानचित्र शब्द की उत्पत्ति हुई है मैप्पा से और मैप्पा एक प्रकार का लैटिन शब्द है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का, मैप्पा एक लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय अर्थशास्त्री है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताना है। मार्शल, पीगू, जेके मेहता या फिर केन्स? तो यहाँ पर आप नाम देख के ही समझ सकते हैं कि जेके मेहता एक भारतीय नाम लग रहा है और अन्य नाम भारतीय नाम नहीं है। तो जेके मेहता एक भारतीय अर्थशास्त्र और साथ ही साथ एक बेहतरीन राइटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद का नाम बताना है आपको। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सही जवाब होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन का, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव का सबसे प्रमुख सहयोगी जानवर कौन सा था? ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। आदि मानव का सबसे सहयोगी मुख्य सहयोगी जानवर कौन सा था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता या फिर गाय? आदि मानवों ने अपने सहयोगी जानवर के रूप में कुत्ते का उपयोग किया था, तो यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन का, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड किस देश में स्थित है? पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? यूनान, रोम, मिस्र या फिर सऊदी अरब? पिरामिड ज्यादातर मिस्र देश में पाए गए हैं और मिस्र देश में 100 से भी ज्यादा पिरामिड हैं। इनमें से ज्यादातर पिरामिड राजाओं के मकबरे के तौर पर बनाए गए हैं। मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माने जाते हैं, तो यह भी बात याद रखिएगा, पिरामिड 7 वंडर्स में से एक है। वर्ल्ड के 7 वंडर्स होते हैं, उनमें से ये भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी और साथ ही साथ किसने हुई थी? यह भी आप कमेंट करें तो और बेहतर होगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी, और ये खुदाई उन्होंने की थी 1921 ईस्वी में, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 1921। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन आ जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके मार्गदर्शन में की गई थी, सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में की गई थी। और इसके कुछ अवशेष वाले स्थल के नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा या फिर इनमें से सभी? तो मान लेते हैं ये ग्लोब है, ग्लोब में ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा।
उत्तर से दक्षिण अर्थात ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखा, और इस तरह की जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ऊपर से नीचे देशांतर और लेफ्ट टू राइट ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखा। अब जो सबसे बीच वाली अक्षांश रेखा होती है इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, ये बात भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2019 में उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो लगभग 24 करोड़ के आसपास थी। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। यूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने व्यवसाय के लिए ज्यादातर कृषि पर निर्भर थे। ये कृषि के अंतर्गत गेहूं, जौ, चावल, मटर, तिल, सरसों, राई, ज्वार आदि फसलों की खेती किया करते थे, और इन्होंने कपास की भी खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये कपास की भी खेती करते थे और कृषि के साथ साथ ये पशुपालन भी करते थे। पशुपालन, और पशुपालन के रूप में ये ज्यादातर बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी और गैंडे आदि जीवों को पालते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य रोपड़, लोथल, कालीबंगन या फिर बाणावली? हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा या फिर कालीबंगन नामक स्थान से, और ये स्थान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 13 जनवरी 1970 में की गई थी। 13 जनवरी 1970। अब इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी? बाढ़ रोकने से, कृषि में वृद्धि से, पानी संरक्षण से या फिर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। तो ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। श्वेत क्रांति, क्योंकि इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से, तो दुग्ध के कारण इस क्रांति का नाम श्वेत क्रांति भी पड़ गया था। तो यह ऑपरेशन कब हुआ था और किससे संबंधित है, इसका दूसरा नाम। तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? मनरेगा योजना, जिसे हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000 में, 2004 में, 2002 में या फिर 2006 में? तो सबसे पहले इस योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी और इसका शुभारंभ किया गया था महेंद्रगढ़ और सिरसा जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में। महेंद्रगढ़ और सिरसा जिला, ये दो जिला याद रखेंगे जहां पर मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? सांची का स्तूप इसे बनवाया था सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में। समय भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए।
तो शताब्दी भी याद रखेंगे। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस स्तूप को बनवाया था। अब यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। जिले का नाम है रायसेन। और यह बात भी याद रखेंगे कि यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो यूनेस्को ने यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा? शक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी कनिष्क ने। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र? मान लेते हैं ये सन है। सन के सबसे नजदीक होता है बुध, बुध के बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। तो ये 8 ग्रहों का क्रम है। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि यम को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर अरिष्ट नेमि? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। पहले तीर्थंकर। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह। तो हमने देखा था वहां पर सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। और ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो सौर मंडल में स्थित हैं। यम 9वां ग्रह था जिसे ग्रह की कैटेगरी से 2005 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता? यहाँ पर सही जवाब है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का बहुत ही अहम रोल था। नील नदी यदि नहीं होता तो मिस्र एक रेगिस्तान होता। नील नदी की बाढ़ से मिस्र में फसलों को जरूरी नमी मिलती है। नील नदी के किनारे उपजाऊ जमीन है जिसमें वो अच्छी फसलें उत्पन्न करते हैं। तो इन सब कारणों से नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते हैं? वैदिक काल में एक वंश के सभी लोग क्या कहलाते थे? वंशज, परिवार, भीड़ या फिर जन? वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज कहा जाता था। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर अपरिग्रह? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लें। महात्मा बुद्ध ने सिर्फ 29 साल की आयु में घर को त्याग दिया था और उन्हें 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब उन्होंने घर को त्यागा था तो इस घटना को ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के
गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। सारनाथ में उन्होंने दिया था पहला उपदेश। इसी घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग की घटना, महापरिनिर्वाण का मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु और धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है सारनाथ में उनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5th पेपर सोशल साइंस से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।